नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं देश के अन्नदाता की, किसान की, सरकार की, एमएस स्वामीनाथन की, उनकी सिफारिशों की और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की। अब ये बात क्यों? क्योंकि किसान और सरकार एक बार फिर आमने सामने हैं। 3.25 साल पहले का वो मंजर, वो तस्वीरें आज खुद को दोहराती दिखी हैं। आपको ध्यान होगा, नवंबर के महीने में, मैं 2021 की बात कर रहा हूं, किसान आंदोलन पर निकले थे, दिल्ली चलो का नारा बुलंद किया था, दिल्ली कूच पर निकले थे, बॉर्डरों पर रोक दिया गया था उन्हें, नुकीली तारे कीले गाड़ दी गई थी, कंक्रीट के बोल्डर्स, और हजारों की तादाद में पुलिस की तैनाती कर दी गई थी। मानो देश का अन्नदाता नहीं, कोई देश विरोधी ताकतें दिल्ली को कब्जा करने के लिए आ रही हो। आज भी वही मंजर खुद को दोहराता दिखा। यह हुआ हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर कई जगह। शंभू बॉर्डर जो है, हरियाणा पंजाब का बॉर्डर, अंबाला से जब आप अमृतसर की तरफ जाते हैं, बाईं ओर जो सड़क जाती है सीधी तो चंडीगढ़ जाती है, वहीं पर शंभू बॉर्डर है। तो वहां पर हजारों की तादाद में पुलिस वाले तो मौजूद थे ही, ऐसी वहां पर सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया कि किसान संगठन जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि ये तो भारत पाकिस्तान जैसा हालत कर दी हरियाणा पंजाब बॉर्डर की। टीयर गैस के गोले छोड़े गए, बाकायदा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। फिर आपस में जिला अधिकारियों की, पंजाब और हरियाणा के जिला अधिकारियों की आपस में बात हुई, तब वो मामला रुका, वो टीयर गैस रुके। आप में से बहुत से लोग एक सवाल उठा रहे होंगे, जहन में कौंध रहा होगा, जायज सवाल है कि अरे भाई, किसान हजारों की ऐसे तादाद में आएंगे तो सुरक्षा इंतजाम तो करने होंगे, टीयर गैस के गोले भी छोड़े जाएंगे, पर यह नौबत क्यों आई और क्या यह नौबत आनी चाहिए? बड़ा सवाल तो यहां पर है ना। अब किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर पहले से ही आंदोलित थे। 378 दिन किसान आंदोलन चला, 750 किसानों की मौत भी हुई और बहुत सी संज्ञाओं से नवाजा गया किसानों को, देश के अन्नदाता को, आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, बलात्कारी, हत्यारे वगैरह वगैरह वगैरह। फिर प्रधानमंत्री ने गारंटी दी, भरोसा दिया कि एमएसपी को, न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्रभावी बनाया जाएगा। उसके लिए बाकायदा एक कमेटी का गठन भी किया गया। 27 सदस्यीय ये कमेटी थी। संयुक्त किसान मोर्चा के लिए जो 3 सदस्यों के लिए जगह रखी गई थी, वहां तो वो गए नहीं, पर कमेटी बनी, जुलाई में बनी, तो उसको 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है। 6 बड़ी मीटिंग हो चुकी हैं और 37 छोटी मीटिंग, सब ग्रुप्स की मीटिंग हो चुकी हैं। लेकिन एमएसपी को, न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्रभावी बनाने का रोड मैप कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इसी बात को लेकर किसान नाराज थे। उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा सरकार को। यह 6 फरवरी को अपनी मांगे उन्होंने भेजी। अब सरकार भी हरकत में आती दिखी, पिछली बार की तरह नहीं कि कोरोना काल में पहले अध्यादेश लाकर 3 कानून लागू कर दिए गए, फिर सदन में उसे पास भी करा लिया गया। सलाह नहीं ली गई थी किसानों की उस वक्त। पर इस बार सरकार ने 8 फरवरी को ही मुलाकात की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा बदल गए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर तो चले गए मध्य प्रदेश। पीयूष गोयल एक और केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ चंडीगढ़ में 10 सदस्यीय किसान प्रतिनिधि मंडल से इनकी मुलाकात भी हुई। 12 तारीख को एक और बैठक हुई। लेकिन किसानों की जो मूल मांग है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी दी जाए, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं। अब
डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, आपको नाम अब याद हो गया होगा, भारत रत्न से नवाजा गया, किसानों का सम्मान बढ़ाया गया है जी, ये नैरेटिव भी मनाने की कोशिश की गई, लेकिन उससे किसान का कल्याण हुआ क्या? दरअसल एम.एस. स्वामीनाथन ने क्या कहा था कि जब एमएसपी का आकलन किया जा रहा हो, तय की जा रही हो, तो उसका फॉर्मूला होना चाहिए C2 + 50%। सरकार लगातार कह रही है कि जी लागत जितनी है उसका 50% बढ़ाकर हम आपको दाम दे रहे हैं। अब थोड़ा ये समझने की आपको जरूरत है, इसकी बारीकी में जाने की जरूरत है। और बारीकी क्या है? जो ये तय हो रही है एमएसपी, ये A2 + FL फॉर्मूला है, उसके तहत हो रही है। और नरेश रोही जी, अगर गलत कहीं जानकारी दे रहा हूं तो बीच में ही आप टोक दीजिएगा। तो इसमें A2 में क्या होता है कि फैमिली लेबर, घर के लोग जो खेती में लग गए, फसल की लागत और किसान का मेहनताना, यह जुड़ जाता है। और यह C2 + 50 क्या होती है? यह किस चिड़िया का नाम है? हम कृषि प्रधान देश हैं, पर देश भी दो जगह बटा हुआ है, एक इंडिया एक भारत। इंडिया जहां मैं बैठा हूं, दिल्ली में जो बैठा हूं, नेशनल मीडिया में काम करता हूं, हमें किसानी का क भी नहीं आता। यह पूरी ईमानदारी से आपके सामने मैं बात कह रहा हूं। इसीलिए किसानों की आवाज इस देश में कम उठती है। कॉरपोरेट लॉबी वो अपनी हर बात मनवा ले जाती है। अब जो C2 है, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, और किसी भी धंधे में, आप पहले इसको बता देता हूं और फिर आप समझिएगा और बताइएगा मुझे कि ये होना चाहिए कि A2 + FL। फैमिली लेबर तो होगा ही, जमीन का किराया नहीं होता क्या? खेती में लगाई जो पूंजी है, ट्रैक्टर खरीदा, टीलर खरीदा, हैरो खरीदा, रोटावेटर खरीदा, ट्यूबवेल लगाया, ये ऊपर राम जी ने दे दिया क्या? किसान अपने पैसे से लगाता है ना। और पूंजी पर ब्याज, उसका आकलन नहीं होगा। आप फैक्ट्री लगाते हैं, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स मिलते हैं, दुनिया भर की आपको सब्सिडी दी जाती है, उसमें सारी चीज लगाते हैं ना। कोई आपको कार बेच रहा है, कोई आपको टूथपेस्ट बेच रहा है, कोई आपको ब्रश बेच रहा है, कोई साबुन बेच रहा है, वो सारी चीजों का हिसाब लगाएगा ना। वो सिर्फ लागत थोड़ा कि जी लागत इतनी आई, वो तो मशीनरी की कॉस्ट भी लगाएगा, कितने पर पैसा उठाया हुआ है वो भी लगाएगा। तो वो किसान के लिए क्यों नहीं लगाया जाता? परजीवी है किसान, किसी और ग्रह से आया है। काला कोट गुलाबी अखबार वाले किसानों की बात आते ही पेट में उनके दर्द होने लगता है। और यहां पर अब असल बात आपको बताता हूं। गेहूं की जो एमएसपी है वो 2125 रुपए है। अब क्योंकि A2 + FL लगा हुआ है, अगर C2 + 50 लगाया जाए तो गेहूं का दाम बनता है 3150 रुपए। 1025 रुपए और देने होंगे। तो वो क्यों नहीं दिए जाते? यही मांग है किसानों की। ये जो इतना अंतर है, लागत लगातार बढ़ती जा रही है, किसान विशुद्ध किसानी से 27 रुपए प्रतिदिन कमाने पर मजबूर है। अब वो मजदूर बन गया है, क्योंकि मजदूरी से प्रतिदिन वो ज्यादा कमा रहा है बजाय विशुद्ध किसानी से। तो ये घाटे का सौदा किसान ही क्यों करे, जबकि वो आपका, मेरा, हम सबका 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज सरकार दे पा रही है, वो अन्नदाता की वजह से। पर किसान बाहर निकलते हैं, और वो ना निकले तो अपने खेतों में ही पड़े रहें, कर्ज के तले दबते रहें। 79% तक किसान कई राज्यों में, 79, 5 में से 4 किसान कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं। और किसानों की आत्महत्या कर्ज की वजह से हुई, उम्र की वजह से हुई, कोई पारिवारिक परेशानी की वजह से हुई। ये सब आंकड़ा जुटाना बंद कर दिया है एनसीआरबी ने 2016 से।
जिससे कर्ज में दबे किसान कितने आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं, वो सही आंकड़ा सामने ही ना आए, एक ओवरऑल फिगर ही सामने आ रही है। तो किसान बाहर निकलते हैं, आम आदमी को परेशानी होती है, नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। पर अगर किसान कह रहा है मैं शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना चाहता हूं, तो ये कीलें क्यों ठोक दी जाती हैं? समन्वय क्यों नहीं बन पाता सरकार और किसानों में? अभी कुछ देर पहले केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नई मांगे भी जोड़ दी हैं। मांगे जुड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर असल मांग तो एमएसपी की है, स्वामीनाथन आयोग को लागू करने की है। बाकी कर्ज माफी, जितने किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई थी आंदोलन के दौरान, उनमें से अभी बहुत सारी एफआईआर वापस नहीं ली गई हैं। लखीमपुर खीरी में 4 किसानों को रौंद दिया गया केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने, तो उस पर सजा नहीं हुई है, कानूनी कार्रवाई चल रही है। ये मांगे हैं, मांगे बढ़ती रहती हैं, घटती रहती हैं, पर असल मांग पर क्या कुछ आगे कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? किसान नेता हैं सरवण सिंह पंढेर, वो कह रहे हैं कि हम देश का पेट भरने के लिए फसल उगाते हैं, सरकार हमारे लिए कील उगा रही है। पंजाब हरियाणा का बॉर्डर भारत पाकिस्तान जैसा लग रहा है। अर्जुन मुंडा कह रहे हैं कि 90% मांगों पर सहमति भी बन गई है। ऐसे मुद्दों पर थोड़ा वक्त लगता है। कितना वक्त लगता है, वो टाइमलाइन क्यों नहीं आती? और एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए जो कमेटी बनी उसको तो 1.25 साल होने को आए, तो उसका क्या हुआ? अब कांग्रेस भी कूद गई है। चुनावी मौसम है ना, हर कोई नफा नुकसान देख रहा है या किसान का कल्याण देख रहा है, यह अपने आप में बहुत अहम सवाल है। अब वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई, इंडिया की सरकार आई, तो हम एमएसपी की गारंटी किसानों को देंगे। 67 में आ गई थी एमएसपी, सबसे ज्यादा समय आप सरकार में रहे, तो क्यों नहीं दे दी थी एमएसपी को गारंटी? अब क्यों याद आ रही है? और 2011 में वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष होने के नाते देश के मौजूदा प्रधानमंत्री, उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तो बाकायदा चिट्ठी लिखी थी 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कि कानूनी जामा पहना दो एमएसपी को, तो पहना देते ना उस वक्त। या किसान अन्नदाता जब कहने का दिलाएगा अन्नदाता कहा जाएगा, वरना खालिस्तानी, आतंकवादी, देश विरोधी, आम आदमी को परेशान करने वाला, यही खेल चलता रहेगा। नैरेटिव बिल्डिंग होती रहेगी क्या? असदुद्दीन ओवैसी सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार को एमएसपी की मांग पूरी करनी चाहिए। जुलाई 2022 में जो एक्सपर्ट कमेटी बनी थी उसका क्या हुआ? इन सवालों के जवाब भी तो देने होंगे और कोई फॉर्मूला निकालना होगा। विधानसभा चुनाव आ जाते हैं तो फॉर्मूला निकल जाता है। छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 2800 और 3100 रुपए गेहूं और धान की कीमत तय कर दी थी। वही तो C2+50 में बनता है दाम। तो छत्तीसगढ़ में दे सकते हो, राजस्थान में दे सकते हो, केंद्र के स्तर पर क्यों नहीं दी जा सकती? फिर लोग कहने लगेंगे, बहुत से बुद्धिजीवी हैं देश में, कि कृषि तो राज्य सूची में आता है। तो कृषि राज्य सूची में आता है तो 3 कृषि कानून केंद्र सरकार ने क्यों बनाए? और एक आंकड़ा भी चल रहा है कि 17 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ जाएगा सरकार पर अगर एमएसपी को कानूनी गारंटी दे दी गई। इसकी डिटेलिंग कोई नहीं देता। उधर कुछ और लोग हैं, और यहां क्योंकि नाम लेकर मैं बता दूं, देवेंद्र शर्मा हैं, फॉरमोस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं देश के, वो कहते हैं 2-2.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर खर्चा नहीं आना। तो इन्हीं आंकड़ेबाजी में, इसी कश्मकश में किसान फंसा रहेगा क्या, और कब तक फंसा रहेगा? यही है आज का सीधा सवाल। फिर आंदोलन पर किसान, कैसे निकलेगा समाधान? और सरकार चर्चा को तैयार, वो तैयार है, पिछली बार की तरह नहीं, तो एमएसपी से क्यों इनकार?
और उस पर एक राष्ट्रव्यापी चर्चा क्यों नहीं हो जाती खुले मन से? जो देश हित में अच्छा है वही कीजिए ना। चर्चा में मेरे साथ जगजीत सिंह डल्लेवाल, जो ये दिल्ली चलो आंदोलन है उसके प्रमुख चेहरा, शंभू बॉर्डर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनिल घनवत जाने माने कृषि एक्सपर्ट भी हैं, खुद किसान हैं, शेतकारी संगठन से जुड़े हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 सदस्यीय समिति बनाई थी किसानी को लेकर, बाद में 3 सदस्यीय ही रह गई थी, उसके ये सदस्य थे, और वो भी आज तक ठंडे बस्ते में है, सार्वजनिक नहीं हुई। तो किसान और कृषि हमारी कैसी प्राथमिकता है उससे ये भी एक झलक मिलती है। धर्मेंद्र मलिक किसान नेता हैं, पिछले किसान आंदोलन में शरीक थे, फिर वो थोड़ा राजनीतिक हुआ तो ये अराजनीतिक संगठन इन्होंने अपना बना लिया। और बीजेपी के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं नरेश सिरोही, मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। और एमएसपी कमेटी का जो मैं जिक्र कर रहा था उसके सदस्य गुणी प्रकाश भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। तो डल्लेवाल साहब, सरकार आपसे बात कर रही है, 10 तारीख को कृषि मंत्री आए, वाणिज्य मंत्री आए, गृह राज्य मंत्री आए, 12 तारीख को भी अधिकारियों ने बात की। तो बातचीत के सिलसिले के जरिए ही मांगे पूरी नहीं हो सकती क्या कि आपको दिल्ली कूच का नारा बुलंद करना पड़ा? देखिए संदीप चौधरी जी, ये जो हमारी, पहली तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये हमारी डिमांड्स नहीं है, ये हमारे साथ सरकार की अलग अलग समय के ऊपर की हुई कमिटमेंट्स हैं। जो डिमांड अलग होती है, कमिटमेंट अलग होती है। सरकार ने हमारी ये डिमांड्स को मानकर ये कहा कि इतने समय के अंदर ये लागू कर देंगे हम। जैसे आपने C2+50 के हिसाब से भी स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश की बात कही है, 2018 में हमें एक लेटर लिख कर दिया सरकार ने, और वो आज भी मेरे पास है, जिसमें ये लिखा कि 3 महीने के अंदर अंदर हम आपको ये लागू करेंगे। और उसके भी अलावा जो दूसरी मांग है MSP की गारंटी के कानून की, वो भी मेरा ख्याल है मेरे से पहले आपने पहले ही बता दिया कि इन्होंने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय ये कंज्यूमर अफेयर कमेटी के अपना चेयरमैन भी थे, इन्हीं की अध्यक्षता के अंदर वो एक रिपोर्ट बनी है, वो सरकार के टेबल पे आई। उन्होंने कहा कि किसान को MSP गारंटी कानून देना चाहिए। और इससे भी अलावा अलग बात मैं और कहूँ कि इसी सरकार ने हमें आंदोलन के दौरान कहा कि हम MSP की गारंटी देंगे। और इससे अलावा एक बात और कहूँ, जबलपुर हाई कोर्ट का फैसला है जिसमें यह कहा है कि कहीं पे भी मंडी के अंदर किसान की फसल जो MSP सरकार ने तय कर रखी है उससे 1 पैसा भी कम नहीं बिक सकती। अगर कम पे बोली होगी तो वो अपराध माना जाएगा, दंडनीय अपराध माना जाएगा, ये कहा। और आगे तीसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कर्ज मुक्ति की बात है। आप इनके क्लिप्स उठाएं, इनके भाषण उठाएं, सन 2014 की इलेक्शन के पहले के हर भाषण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि देश के किसानों को ऋण मुक्त करेंगे, पहली ही कलम में ऋण मुक्त करेंगे, लेकिन आज तक उस पर भी कोई बात नहीं हो रही। और उससे भी आगे चुनाव, जब हमारे साथ आंदोलन में फैसला हुआ, सरकार ने लिखित में हमें लेटर दिया कि हम किसानों के मुकदमे वापस लेंगे जो इस आंदोलन के दौरान किसानों के ऊपर हुए हैं, लखीमपुर के लोगों को इंसाफ देंगे। ये भी कहा कि हम पावर शोध बिल जो लेकर आए थे स्टेक होल्डर्स के साथ बात किए बगैर वापस नहीं लेकर आएंगे। ये भी कहा कि एग्रीकल्चर को पोल्यूशन एक्ट से बाहर निकालेंगे, लेकिन वो सब के ऊपर सरकार ने यू टर्न लिया। और हमारा ये तो था कह रही है कि भाई ये आपने मांगे मानी हुई हैं। अर्जुन मुंडा तो कह रहे हैं कि 90% मांगों पर तो सहमति बन गई। आप जो कह रहे हैं कि भाई हमारी मांग नहीं है, ये तो सरकार का वादा था, कमिटमेंट थी। तो MSP को लेकर असल मांग तो MSP की है,
गलत तो नहीं कह रहा हूं। एमएसपी को लेकर सरकार क्या कह रही है? जब आपने कहा भाई एमएसपी क्यों नहीं देते, हमें गारंटी क्यों नहीं देते, सरकार क्या कह रही है आपसे? देखिए संदीप चौधरी जी, बड़ा अजीब तरह का उनका उत्तर है इसके ऊपर। देखिए भाई, ये बहुत बड़ा काम है, हमें इसके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, पूरे देश के मुख्यमंत्रियों के साथ या उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टरों के साथ बैठकर हमें चर्चा करनी पड़ेगी, कहाँ क्या पैदा होता है, कहाँ क्या पैदा होता है। हमने उनको ये कहा था कि आप हमें एमएसपी अनाउंस तो करते हो ना, सीएससीपी की रिपोर्ट के आधार पे करते हो। अब बस हमारा तो इतना ही मांगना है कि आप काइंडली ये कर दें कि जो हमने ये निर्धारित कर दिया, किसान की फसल उसके नीचे किसी हालत में नहीं बिकेगी, अगर कोई भी नीचे खरीदेगा वो दंडनीय अपराध का हकदार होगा। हमारा तो कितना ये समय मांग रही है इस पर इसमें सरकार? कौन सी कमेटी की सरकार जरूरत है कितना, जी? आपने समय पूछा कि भाई कितने समय में आप तय कर देंगे? देखिए नहीं, मैं ये बात कहूं और संदीप चौधरी जी आपको और बता देता हूं, हमने ये कहा कि ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इस पे चर्चा करने की जरूरत है, कमेटी बनाने की जरूरत है। हम किसी कमेटी में विश्वास नहीं रखते, बहुत सारी कमेटियां पहले बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी अगर सरकार सीरियस है किसानों का इस मामले को सॉर्ट आउट करने में, हमें टाइम दीजिए, कितने समय के अंदर आप हमारी मांग को पूरा करोगे, और आप जो कमेटी बनानी है, जो नहीं बनानी, जिस तरीके से करना वो आप करो। लेकिन लेकिन आज ये नोटिफिकेशन जरूर कर दें कि हम देश के किसानों को एमएसपी की गारंटी का कानून दे रहे हैं। कैसा करना वो अलग बात है, तो उनकी ये बात ही नहीं, ये तो हो नहीं सकता, ये तो हम अनाउंस कर नहीं सकते। अगर आप अनाउंस ही नहीं कर सकते तो कैसे कानून कैसे बनेगा जी? यही मामला उनका डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट के ऊपर था, यही जवाब उनका किसानों की कर्ज मुक्ति पर था। इन सब के ऊपर कमेटी बनानी पड़ेगी। तो ना घोषणा करने को तैयार, आप वो मोहलत देने को तैयार थे दल्लेवाल साहब की भाई घोषणा कर दो, लागू कब करोगे उसको आप अपना बाद में तय करते रहना, पर दोनों चीज़ों पर सरकार तैयार नहीं। पर उसका मतलब ये तो नहीं दल्लेवाल साहब आप आम आदमी को परेशान करें। भाई 378 दिन आप रुके थे कुंडली बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर, ये तो शंभू बॉर्डर है जहाँ आप हैं, तो पूरा रूट बंद हो गया। दिल्ली चंडीगढ़ जाने वाले पता नहीं कहाँ से उनको अपने घर जाना पड़ता था। अब फिर टकराव की नौबत, आम आदमी की परेशानी हो जाती है, और आम आदमी जो किसानी से जुड़ा हुआ नहीं है उसको लगता है किसान मुझे परेशान कर रहे हैं। इसका कोई और बेहतर रास्ता नहीं हो सकता कि बल प्रयोग की नौबत आ जाए, टीयर गैस छोड़नी पड़े। देखिए संदीप चौधरी जी, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि हमने सरकार को डिप्टी कमिश्नर्स के माध्यम से मांग पत्र भेजा, लगभग 8 महीना हो गया। उसके बाद माननीय हमारे गवर्नर साहब के माध्यम से मांग पत्र भेज दिया, और उसके बाद हमने हमारे देश के राष्ट्रपति को मांग पत्र दे दिया और प्रधानमंत्री जी को अलग मांग पत्र दिया, और वो दिए हुए भी 2 साल बीत चुके हैं। लेकिन मामला ये है कि सरकार का ये सब करने में क्यों इंटरेस्ट नहीं है। जो मैं मानता हूँ कि देखिए, कारपोरेट्स का सरकार ने पिछले समय में जो कर्ज माफ़ी किया वो लगभग 14.5 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया है। नहीं, पर जो ये नहीं दल्लेवाल साहब, जो सवाल है, मैं अभी उसी सवाल पर रहना चाहूंगा। मैं ये पुल की तस्वीरें दिखा रहा हूं, वहां पर बैरिकेड तोड़ दिए, मतलब उकसाने की क्या जरूरत? शांतिपूर्ण प्रदर्शन तो आप शंभू बॉर्डर पर जहां बैठे हैं वहां पर भी देश तो देखेगा ना, देश आपकी बात सुन रहा है ना। मैं यही बात बताना चाह रहा था, बात बीच में कट गई। मैं ये कह रहा था कि हमने मांग पत्र दिए, हमारी किसी मांग के ऊपर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, और उसके बाद हमने अनाउंस किया कि भाई आप हमारी मांगों के, हमारे ये कमिटमेंट्स के ऊपर आप नहीं सीरियस होते तो हमें दिल्ली आना पड़ेगा। और अब आप ध्यान से सुनिए, हम तो अभी आज चले हैं घरों से, 13 तारीख को चले हम घरों से, कहीं पे रोड ब्लॉक नहीं किया, अलग रोड चल रहा है।
रोड 4 दिन 5 दिन पहले से सरकार की ओर से बंद कर रखे हैं। तो किसान को बदनाम करने के लिए ये कहना कि किसान रोड पे आता है, एक बात और ध्यान में रखना, देखिए किसान टिकरी बॉर्डर पे भी बैठे रहे, किसान सिंघू बॉर्डर पे भी बैठे रहे लगभग 13 महीने। किसानों का रास्ता अपने मोर्चे के बीच में से जा रहा था, एयरपोर्ट जाने वाले लोग सभी जा आ रहे थे, किसी को दिक्कत नहीं आने दी, हमने तो कभी दिक्कत नहीं आने दी। लेकिन इन्होंने कील लगा रखे, आप पड़ताल कर लीजिए। नहीं, नहीं, वो मैं तस्वीरें सारी दिखा रहा हूँ, मैं हर पक्ष दिखाता हूँ दल्लेवाल साहब, आप जानते हैं मुझे, मैं हर पक्ष दिखाता हूँ, सारी चीजें दिखाता हूँ, कैसे कीलें बिछी हुई हैं, तारे बिछी हुई हैं, बाड़ेबंदी की हुई है किसानों को रोकने के लिए। यहाँ पर जो दल्लेवाल साहब दावा कर रहे हैं कि सरकार बात तो कर रही है, अब अर्जुन मुंडा कह रहे हैं 90% पर तो सहमति बन गई, वो कह रहे हैं किसी भी चीज की ना तो घोषणा करने को तैयार, ना डेडलाइन के लिए तैयार सरकार, तो किसान करे तो क्या करे। देखिए संदीप जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो दमनकारी नीति है ये बंद होनी चाहिए किसान के साथ। जिस तरह के कील लगाना या बैरिकेड लगाना, इसको नहीं, हालात बेकाबू हो जाएं तो क्या करें? नहीं, ऐसा नहीं वो है, प्रशासन की जिम्मेदारी हो जाएगी। देखिए इसका मतलब ये है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और किसानों के बीच में अविश्वास है, तब ये कील है। नहीं तो कभी हमने, ये धर्मेंद्र बैठे हैं, इतने आंदोलन किए, कभी इस तरह की नौबत नहीं आई कि कील या कहीं इस तरह का दृश्य देखने को मिले। सरकार, प्रशासन को चाहिए कि कम से कम किसानों के बीच में और प्रशासन के बीच में विश्वास कायम हो। सरकार से मांग चल रही है, सरकार के 3 मंत्री लगातार 2 बार बात कर चुके हैं। वो कह रहे हैं नई मांगे हैं, इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा विचार करने पे। एमएसपी भाई आपने उसे प्रभावी बनाने के लिए कमेटी बना रखी है, जुलाई 2022 से 6 बड़ी मीटिंग हो गई, 37 छोटी मीटिंग हो गई। संदीप जी, अभी आपने एक बात कही है कि देश में इस बात पे व्यापक चर्चा होनी चाहिए। मेरा कहना यह है कि देश में नहीं, पूरी दुनिया में जो कृषि अर्थव्यवस्था है या किसी इसमें जो जीने वाले लोग हैं, इसने जो लबादा ओढ़ रखा है, ये बिल्कुल गल सड़ चुका है। इसमें सुधार के जितने पैबंद लगाते हैं वो लगभग अब इस स्थिति में नहीं है कि उस पर पैबंद लगा के इस पूरी व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। एमएसपी की जहाँ तक बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि लागत से कम पे किसान बेचने को मजबूर है और लंबे समय से ये किसानों की मांग है। तो जिस तरह से एसेंशियल कमोडिटी, बहुत से वही काले सूट गुलाबी अखबार वाले कहते हैं 17 लाख करोड़ रुपए का देखिए हो जाएगा। संदीप जी, जिनको जो ये तर्क देते हैं उनको इसका मतलब कुछ पता ही नहीं है दीन दुनियादारी का। आप ये बताओ, चीनी का मिनिमम जो रेट है, एसेंशियल कमोडिटी की धारा 3 का जो दो ग है, उसके अंतर्गत जब सरकार कंट्रोल करती है मूल्यों को, तब कितने पैसे अपने पास से देती है। तो ये तर्क उनका गलत है। हमको फल, सब्जी, खाद्यान्न, लगभग 1 अरब टन इस देश में खाद्यान्न पैदा होता है, उसमें दूध भी है, मछली भी है। हमको सबके रेट मालूम है। C2+50 क्यों नहीं लगता, ये A2+FL क्यों? जमीन का किराया नहीं होता, ब्याज नहीं लगेगा, जो मैंने उपकरण खरीदे हैं, जो ट्यूबवेल बनाए या बाड़ेबंदी की अपने खेत की। संदीप जी, आप जोड़ रहे थे, उसमें आपने डेप्रिसिएशन का नाम नहीं लिया। डेप्रिसिएशन का तो सबसे बड़ा खेल है, सबसे बड़ा 15% डेप्रिसिएशन हर कोई कारोबारी खाता है हर साल। पहले साल तो 25% मशीनरी पे 30% डेप्रिसिएशन लगती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आज एक ट्रैक्टर ले लोगे और 1 साल बाद बेचोगे तो उसकी कीमत लगभग आधे के बराबर रह जाती है। बिल्कुल होती तो है। वो डेप्रिसिएशन कहां जाएगी? और हर किसी को मिले, किसान को नहीं। तो मेरा कहना यह है कि मैं सरकार से भी आग्रह करता हूं और कि उस डेप्रिसिएशन को भी और जो CACP है इसको वैधानिक दर्जा दें और तत्कालिक प्रभाव से क्या जो CACP अध्यक्ष नहीं था 3 साल तक, 5 सदस्यीय समिति 3 आदमियों से काम चल जाता मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो कृषि अर्थव्यवस्था का लबादा ओढ़ रखा है जिसने, ये सब गल सड़ चुका है, इसमें से बदबू आ रही है। इसको खत्म करके नए सिरे से हमको पूरी व्यवस्था पे बात करनी चाहिए। अब ये लगभग आधा देश की आबादी वो एकदम जीर्ण शीर्ण और ऐसी व्यवस्था में जी रही है कि जहां आप और हम सांस नहीं ले सकते। अभिमन्यु कुमार, सरकार पर देखिए, सरकार की भी बात देखें तो जो MSP में लगातार वृद्धि हो रही है, लागत पर 50% तो दे रहे हैं, खरीदी भी लगातार बढ़ती जा रही है, इस आंकड़े को तो जुटलाया नहीं जा सकता।
देखिए संदीप जी, मैं आपके उस सवाल पे आऊं उससे पहले मैं एक पूरे देश की जनता को आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि देखिए आज एक तानाशाही बढ़ती जा रही है पूरे देश में। कल शाम से हमारे जो किसान नेता इस आंदोलन में शामिल हैं सबके ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। आज हमारा भी ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया है, कोई कारण नहीं बताया गया उसका, और सोशल मीडिया के अकाउंट्स बंद किए जा रहे हैं। दूसरी बात है, अभी हम यहाँ पे खनौरी बॉर्डर पे है, दो हरियाणा और पंजाब का जो बॉर्डर पड़ता है, यहाँ पे कम से कम 25 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लाइन है और कम से कम 50,000 से ज्यादा किसान यहाँ पे हरियाणा पंजाब के मौजूद हैं। आज यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कम 1,000 आंसू गैस के गोले दागे गए। हमारे लगभग 15 किसानों को काफी चोटें आई हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। तो अगर आप बैरिकेड पे चढ़ोगे, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करोगे तो पुलिस जवाबी कार्रवाई तो करेगी ना अभिमन्यु? नहीं संदीप जी, मैं एक ये जानना चाहता हूँ, चलिए ठीक है बैरिकेड लगाना उनका काम है, लेकिन पिछले 5 दिनों से हरियाणा में हमारे घरों में जाके हमारी बहन बेटियों, हमारी माता बहनों के साथ पुलिस वाले, जेंट्स पुलिस वाले जाके बदतमीजी कर रहे हैं। हमारे पदाधिकारियों को ये धमकाया जा रहा है फोन करके ऑन रिकॉर्ड कि भाई हमें पता है तुम्हारा बेटा MBBS की डिग्री करता है, उसकी डिग्री बंद करा देंगे। हमारे पास वीडियो है, मैं आपको भेजूंगा, जिसमें पुलिस वाले गांव में अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि किसी का बेटा या किसी परिवार का सदस्य अगर कोई आंदोलन में गया तो उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, ये भारत का जो इतना एक बेहतरीन संविधान बनाया बाबा साहेब अम्बेडकर ने, उस संविधान के कौन से नियम में ये लिखा हुआ है कि शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले का पासपोर्ट रद्द कर दिया सरकार को जाएगा? थोड़ा और समय चाहिए, तो समय देने से इनकार क्यों है? देखिए संदीप जी, पिछले 77 सालों से समय ही दिया हुआ है, अनेकों कमेटियां बनी, कर्मचारियों के जितने भी आयोग कमेटियां बनी, सबकी रिपोर्ट लागू हुई। हमारा तो घिसपिट के 2006-7 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी, 2024 आ गया, कांग्रेस की सरकार भी देख ली, भाजपा की भी देख ली, तो हमारी रिपोर्ट तो किसी ने लागू नहीं करी। ये 77 सालों से हम कमेटी का इंतजार करते रह गए। इसी का नतीजा है कि पिछले 30 सालों में सरकारों की गलत नीतियों से परेशान होकर 20 लाख किसानों, सरकार दावा करती है MSP में पिछले 10 सालों में किसी फसल में 81%, किसी में 84% तक का इजाफा किया है दामों में, भुगतान टाइम पर हो रहा है, खरीदी बढ़ रही है, जितनी पहले खरीदी होती थी उससे ज्यादा खरीद रही है सरकार। संदीप जी, जो दवाइयां थी जो खेती में उपयोग होती है, जो बीज है, जो खाद है, उसका रेट कितना बढ़ा दिया सरकार, जरा ये भी तो बता दे। पहले 50 रुपए का यूरिया कट्टा आता था 270 रुपए का, पहले वो 45 किलो का किया, और अब वो सरकार ने सल्फर कोटेड के नाम पे वो 40 किलो का कर दिया। तो डायरेक्टली उसके रेट बढ़ाने की बजाय उसका वेट 10 किलो कम कर दिया, यानी वो लगभग आपका 20 से 25% महंगा कर दिया। वो आप कीटनाशक दवाइयों की बात कर लीजिए, 200% तक सबके दाम बढ़े हैं। आप डीजल की बात कर लीजिए, डीजल के दाम कितने बढ़े हैं। तो अगर आप एवरेज अंदाजा लगाएंगे संदीप जी, पहले भी आपके शो में चर्चा हुई थी कि अगर हम 2014 के मुकाबले देखें तो लगभग जो लागत है कृषि की, उसमें 70 से 80% उसमें बढ़ोतरी हो चुकी है, कम से कम बता रहा हूँ। और अगर कई दवाइयों की बात करेंगे तो 150% MSP पर एक सहमति बन जाए किसानों और सरकार में, तो बाकी मांगों पर तो बात बाद में भी हो सकती है। गलत तो नहीं मैं समझ रहा हूं आपकी बात? संदीप जी, माननीय डल्लेवाल जी भी बैठे हैं डिबेट में, कल पीयूष गोयल जी और अर्जुन मुंडा जी थे, तो हमारी वहां पे बहस हुई। हमने उनसे एक बात कही कि भाई चलिए फार्मूला क्या होगा, C2 इनपुट कॉस्ट के हिसाब से कितना हमारा खर्चा आएगा, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे 5 एक्सपर्ट हमारे बैठ जाएंगे, कृषि के सचिव आए हुए हैं 5, ये बैठ जाएंगे। अगर आप चाहो तो अभी चर्चा कर लो, चाहो तो बाद में करो, लेकिन हम तो आज इतना मांग रहे हैं आपसे, आप कम से कम ये तो कह दो कि जो MSP सरकार डिक्लेयर करती है, उस MSP से नीचे अगर किसी किसान का अनाज अगर व्यापारी खरीदेगा तो उस व्यापारी के खिलाफ FIR दर्ज करी जाएगी। तो मांग सरल भी लगती है, सरकार को इसमें काफी कुछ कॉम्प्लिकेशंस नजर आती हैं, तो आंदोलन पर फिर से किसान कोई समाधान भी निकलेगा अनिल गणवत, या ये ऐसे ही चक्कर चलता रहेगा, ये रेला चलता रहेगा? नहीं, समाधान तो निकलना चाहिए। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। ये भारत और इंडिया की बॉर्डर बनाई गई है, इससे जिस तरह से सरकार किसानों के साथ पेश आ रही है, भारत और इंडिया का सीधे सीधे आपको टकराव दिखाई दे रहा है। इससे बाहर निकलना है तो जो आंदोलनकारी संगठन है, इनकी मांगे तो जायज है कुछ हद तक, लेकिन
इन्होंने एक और मांग इसमें जोड़नी चाहिए थी कि हमारे ऊपर जो पाबंदियां लगाई जाती है वो हटाए और उसके बाद हमें एमएसपी दी जाए, क्योंकि नहीं, पाबंदियों आज की अगर बात में पाबंदियां थोड़ा सा नहीं एक होती, मिनट अनिल तो घनवत, जो ये किसान अनिल संगठन मांग घनवत, रहे आपने हैं आपने पाबंदियों की जो बात की, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं, क्या आपका इशारा इस ओर है कि पिछले साल गेहूं को लेकर एक्सपोर्ट्स पर सरकार ने बैन लगा दिया, किसान जहां 585 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा पैसे कमा सकता था, 45,000 करोड़ का किसान को नुकसान हो गया, उस ओर इशारा कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये नहीं होती पाबंदी तो जितना ये मांग रहे उससे ज्यादा पैसा डायरेक्ट किसानों की जेब में आ जाता मार्केट से। वही बात चावल की, वही बात चीनी की, वही बात प्याज की, वही बात पल्सेस और ऑयल सीड्स की है। एक बार ये पाबंदियां हटने के बाद आप एमएसपी मांगो तो एमएसपी दी भी जा सकती है, क्योंकि बहुत कम बार एमएसपी देने की नौबत सरकार पे आएगी। और हमारे मित्र अभिमन्यु जो कह रहे हैं कि ऐसा कानून होना चाहिए कि इससे कम एमएसपी के कम दाम में अगर कोई खरीदता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, तो ऐसा कानून ऑलरेडी एपीएमसी एक्ट 1963 में है। इसमें एक और भ्रांति भी फैलाई जा रही है क्या 32D जो क्लॉज है, अनिल घनवत उसमें साहब, सीधा जो सीधा ये लिखा है 17 लाख करोड़ की एक आंकड़ा ये गुलाबी अखबार वाले छापते हैं तथा कथित जो अर्थशास्त्री हैं, अरे भाई ये किस कायदे किस कानून में लिखा है कि एमएसपी को कानूनी जामा पहना दिया तो एक एक दाना खरीदने की जिम्मेदारी भी सरकार की हो जाएगी? कॉरपोरेट घराने नहीं खरीदेंगे क्या? आड़ती नहीं खरीदेंगे क्या? और बाकी अपने काम के लिए नहीं खरीदेंगे क्या? वो सारा आकलन इस बात पर लगा दिया गया है कि एक एक दाना सरकार को ही खरीदना होगा। क्यों खरीदना होगा? नहीं, इसमें सच्चाई तो यह है कि सरकार तो पूरा नहीं खरीद सकती, लेकिन जब दाम एमएसपी के नीचे गिरते हैं और सामने खरीदने वाला कोई नहीं है तो व्यापारी नहीं खरीदता। आज महाराष्ट्र में कपास के बारे में ये हुआ है, गवर्नमेंट ने कह दिया कि जिससे कम खरीदेगा उसको जेल में डालेंगे, कपास की खरीद करनी बंद हो गई। सीसीआई ने खरीद कर रहा है, सोयाबीन के दाम एमएसपी के नीचे चल रहे हैं, खरीदने वाला कोई नहीं है। अगर व्यापारी भी नहीं खरीदेगा और सरकार भी नहीं खरीदेगी इसीलिए तो एमएसपी मुश्किल हो को जाएगी। मैं तो कानूनी कहूंगा जामा कि कानून पहनाना ऐसा होना जरूरी हो चाहिए। जाता है क्या? वरना किसान वो भिक्षु मुद्रा में ही रहता है। देश का जवाब क्या है वो भी हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। आज से हमने ये सिलसिला भी शुरू कर दिया है। कार्यक्रम के अंत में नहीं, बीच में भी दिखाएंगे कि जनता क्या कह रही है। जैसे राजेश मलिक है, जालंधर वासी हैं, वो कह रहे हैं एक तरफ किसानों को भारत रत्न, दूसरी तरफ किसानों पर अत्याचार। तो ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी धर्मेंद्र? नहीं देखिए, आप तो राजनीतिक भी हो गए कि भाई पिछली बार किसान आंदोलन में राजनीति का पुट भी आ गया। नहीं देखिए, वो तो एसकेएम के भी 2 फैक्शन हुए और डालेवाल जी एक ग्रुप का नेतृत्व करते हैं। मैं ये कह रहा कि ये किसान की लड़ाई इस देश में जब तक जारी रहेगी, जब तक सरकार का खजाना किसानों के खजाने का मुंह किसानों के लिए नहीं खुलेगा। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि 17 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, क्या सरकार नहीं, ये तो आंकड़ा है ये, और उसकी डिटेलिंग कोई नहीं देगा। नहीं, मैं बता रहा जी, जो सरकार खरीदेगी सरकार उसको भी तो बेचेगी। ये बात क्यों नहीं कहा जाता? कोई खरीद के फ्री में देगी क्या? दूसरा एक बात आप सुनिए, 7वें वेतन आयोग की जब रिकमेंडेशन आई तो सरकार हर साल 4 करोड़ लोगों के ऊपर 4.5 लाख करोड़ और 1 लाख करोड़ केंद्रीय कर्मियों के ऊपर खर्च करती है। किसान की एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट को आज तक लागू नहीं किया गया। तो देश में जिसकी हिस्सेदारी 65% कृषि के लिए जितनी रकम आवंटित हुई बजट में पिछले 5 सालों में 1,05,519 करोड़ वापस कर दी इस्तेमाल नहीं हुई। देखिए, जब कृषि का बजट लाया जाता है, कृषि के बजट की भी मैं बात करूं तो 19 से लेकर आज तक घटता ही आ रहा है। लेकिन आज एमएसपी का सवाल है। अभी एक बात आई C2+50 की, जब चुनावी राज्यों में ये कहा जाता है कि ये मोदी जी की गारंटी है, आपको 2700 रुपए गेहूं और 3100 रुपए धान एश्योर्ड दिया जाएगा। तो इसका मतलब देश के प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं कि किसानों को उचित मूल्य, संदीप जी, नहीं मिल रहा है। और यही एक कारण है कि उचित मूल्य न मिलने के कारण और राज्यों में किसान सड़कों पर है। केंद्रीय स्तर पर क्यों नहीं? नहीं, मैं एक सच और बताऊंगा, जब राज्यों के चुनाव में दिया जा सकता है तो लोकसभा का चुनाव है, हम भी देख रहे हैं कि पूरे देश को मिलना चाहिए। पूरे देश को मिलना चाहिए।